चलिए हम बात करते हैं आवेश के बारे में। आवेश क्या है? तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन यही आ गया कि आवेश क्या है, आवेश का डिफिनीशन बताइए। मान लीजिए दिमाग में नहीं आ रहा है कि आवेश का डिफिनीशन कैसे बताएं, शब्द नहीं मिल पा रहा है, सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, तब की स्थिति में हम क्या करेंगे कि सबसे पहला चीज जो है, इसको हम शो कैसे करते हैं। भाई आवेश को अगर हमको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो इसको हम दर्शाते हैं कैसे, तो Q से डिनोट करते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या है, तो Q बराबर NE। Q बराबर क्या है, NE है। N का मतलब क्या है यहाँ पर, N का मतलब है नंबर, N का मतलब क्या है, नंबर से है, और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे अगर इस हम फार्मूले से अगर इसका डिफिनीशन बनाने की कोशिश करें तो ध्यान क्या देंगे कि Q बराबर Ne लिखा है, मतलब कि नंबर, कई सारी संख्या, इलेक्ट्रॉनों का मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ आ जाए तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज कर सकते हैं। तो अब कुछ इस तरीके से यहाँ से डिफिनीशन बन के सामने आएगा। अब यहाँ पे एक बनेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। और ये जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, ये कैसा होता है, निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इतनी चीजें हम लोग दिमाग में रखेंगे। इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक। इसका मात्रक होता है कूलम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। कूलम को हम C से केवल डिनोट कर लेते हैं, जहां कूलम लिखना होगा वहां C नोट कर लेंगे। तो हमको अगर आवेश का फार्मूला नहीं याद है, आवेश के बारे में उसका परिभाषा नहीं याद आ रहा है, तो हम लोग इतनी चीजें वहां मेंशन करके छोड़ सकते हैं। इतने से भी आपको नंबर मिलेगा, पूरा तो नहीं कटेगा। दूसरी चीज, आवेश अगर हम ये बात करें, मैंने आपसे यहाँ क्या कहा कि फार्मूले से अगर हम ध्यान दें तो एक पॉइंट बनकर आएगा। अगर हम कहें एक कूलम, तो एक कूलम यदि चार्ज किसी भी पदार्थ पर है, किसी वस्तु पर है, एक कूलम का चार्ज, तो इसका मतलब उसमें कितने नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ऐसे भी हो सकता है। तो जरा हम लोग ध्यान दें, चार्ज हम मान लेते हैं एक कूलम, तो Q बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, Ne। Q का हम एक कूलम चार्ज ले लें, N निकालना है, इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम 1.6 इंटू 10⁻⁹ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ इतना हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब N की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। 10⁻⁻⁹ को ऊपर लेकर जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ अपॉन में 1.6। इसी को थोड़ा सा बदलेंगे तो 10 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, और इसके अपॉन में 1.6 होगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर, आपका नंबर N। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी वस्तु पर चार्ज एक कूलम है, कोई एक वस्तु है जिस पर चार्ज क्या है, एक कूलम है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6.25 इंटू 10⁻18 होगा। तो डिफिनीशन तो कुछ इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि यदि किसी वस्तु पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उस पर कितना चार्ज बनेगा, एक कूलम का चार्ज बनेगा। और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक कूलम को डिफाइन करिए। एक कूलम क्या होता है, एक एम्पियर क्या होता है, एक वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट 1 कूलम, इस तरीके से करके आपका ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो पहले तो हम लोग ये नोट कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है कि इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा चार्ज से। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, आवेश जो है कितने प्रकार के हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश क्या होते हैं, 2 प्रकार के। पहला धनात्मक आवेश,
और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को हम प्लस क्यू ऐसे लिखते हैं और इसको हम लोग माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब आवेश दो प्रकार के होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन ये आवेश एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं। यदि इसमें क्या होगा कि यदि सेम आवेश हो जाए प्लस प्लस, जैसे एक धनात्मक आवेश है दूसरा धनात्मक आवेश है, या हम कहें एक ऋणात्मक है दूसरा भी क्या है, ऋणात्मक है, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण शो करेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब हो गया विरोधाभास, विरोधाभास नहीं, प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को अपने से दूर करना। प्रतिकर्षण का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से दूर होना। और यही अगर अपोजिट चार्ज है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण होगा। यहाँ पे एक ऐसा फोर्स फील करेंगे, आकर्षण, यानी एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो आवेश पूरा ये हो गया आपका। आवेश क्या है, आवेश के बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो बोर्ड में पूछी जाएंगी और बोर्ड से रिलेटेड ये रहेगा। इसके बाद आता है विद्युत धारा। इसे पूरा नोट करिए। चलिए इसे ही ले सकते हैं। अब देखिए विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा में हम ध्यान देंगे इसको दर्शाते कैसे हैं, इसे दर्शाते कैसे हैं। तो इसको आई से पहले तो दिखाएंगे, विद्युत धारा किससे दिखाएंगे, आई से। इसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे इंग्लिश में। अब विद्युत धारा को जब हम आई से दर्शाएंगे तो दूसरा चीज क्या ध्यान में रखेंगे कि इससे रिलेटेड फार्मूला क्या है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब यहां पे क्यू क्या है, आवेश है। क्यू का मतलब आवेश और टी का मतलब क्या है, समय। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद इसी फार्मूले से अगर हम मात्रक बनाना चाहें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, यानी कि कूलाम पर सेकेंड हो गया। लेकिन अगर इसका हम एसआई मात्रक पूछ ले आपसे कि चलो भैया एसआई मात्रक बताओ, एसआई मात्रक अगर हम पूछ लेंगे तो एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर पूरा ये एम्पियर इतना लंबा ना लिख करके केवल कैपिटल ए से डिनोट कर देंगे, यानी कैपिटल ए से इसको भी दिखाया जाता है। तो हमने विद्युत धारा के बारे में ये चार चीजें तो पहले से फिक्स जान लिया कि है क्या। दूसरी चीज, अगर विद्युत धारा के बारे में हमने चार चीजें जान ली तो इसका परिभाषा ही पूछ लेगा, तो विद्युत धारा है क्या। विद्युत धारा क्या है अगर ये पूछता है तो यहाँ फार्मूले पे हम जाएंगे और देखेंगे ये क्या है, आवेश है, ये क्या है, समय है। जब नीचे टाइम रहता है तो उसके लिए हम लोग दर यूज हिंदी में करते हैं। जैसे आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसको लिख भी लेंगे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं। हम लोगों ने इतनी चीजें समझ ली। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन बनकर आता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करिए। अब जैसे पूछ लिया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या है, तो 1 एम्पियर क्या है, 1 कूलाम क्या है। अगर ऐसे कुछ पूछता भी है तो हम लोग एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1 एम्पियर पूछ रहा है ना, कुछ मत करो, आई बराबर क्यू अपॉन टी लिख लो। अब जरा सा इससे विचार करो कि यहाँ आई बराबर 1 कैसे आएगा। हम चार्ज भी क्या कर दें 1 कूलाम और समय भी कर दें 1 सेकेंड, तो अगर इसमें सब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में यदि 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलाम का चार्ज यदि प्रवाहित हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उस परिपथ में क्या है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1 सेकंड में, टाइम बराबर क्या दिया है 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 कूलाम का चार्ज यदि प्रवाहित हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि परिपथ के अंदर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरी चीज, 1 एम्पियर का परिभाषा तो यहां से लिख देंगे। अब इससे जो एक और क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन। अगर आपको दे दे कि चार्ज का डायरेक्शन ये है, आवेश जो है इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश जिस डायरेक्शन में प्रवाहित होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये देखिए, आवेश प्रवाह की दिशा, आवेश प्रवाह की दिशा अगर हम मान ले कि ऐसे है, उधर जा रही है, तो हम लोग विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, विद्युत धारा की दिशा, इसकी धारा की दिशा इधर होगी। अगर ये Q है तो ये क्या है, I है। तो एक तो डायरेक्शन को लेकर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इतनी चीजें अगर देख लिए तो आप बताइए कि अगर किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है, हम कहें कि चेक करके बताओ कि धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या दांत के पास लगा के बताएंगे कि इसको कैसे बताएंगे? तो विद्युत धारा को नापने का जो यंत्र है, जो मशीन मिलती है, उसका नाम है अमीटर। अब आप लोग बुक के अंदर देखेंगे कि कुछ ऐसे पिक्चर बन के दिखाता है, ऐसे बना रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। इसका नाम क्या है, अमीटर। अब अमीटर हाथ में मशीन तो आ गया, यूज कैसे करेंगे? तो अमीटर को यूज करने का तरीका क्या है, इसको श्रेणी क्रम में यूज करते हैं। श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ते हैं। परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अमीटर को कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे परिपथ में। अब यहां क्वेश्चन ये बनेगा कि श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम क्या है। तो इसके बारे में अभी इतना नोट कर लीजिए, इसके बारे में हम लोग विद्युत परिपथ में क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरोध, जब हम डिस्कस करेंगे उस टाइम बताएंगे। अब ध्यान दीजिए, तीसरा टॉपिक, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। ध्यान ये रखिएगा कि ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के काफी करीब हैं। जैसे विद्युत विभव थोड़ा सा बदल देंगे तो विभवांतर, लेकिन जब इसका अगर परिभाषा पूछेगा तो दोनों की परिभाषा लिखने में क्या हो जाएगा, काफी अंतर होगा। केवल परिभाषा में ही अंतर होगा, फार्मूला सेम होगा, इसका मात्रक सेम होगा, इसके लिए जो यंत्र यूज किया जाएगा, जिससे मेजरमेंट किया जाएगा कि किसी भी परिपथ में कितना विभव है, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम यूज होगा, एक ही यंत्र यूज होगा। केवल परिभाषा में जो है इसका दोनों का थोड़ा सा अंतर है, बाकी सारी चीजें सिंबल सेम है, सारी चीजें सेम है। तो हम लोग थोड़ा सा पहले इसके बारे में लिखते हैं कि विद्युत विभव को कैसे हम दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको दर्शाते कैसे हैं, तो दर्शाते हैं भैया V से। ठीक है, अगर हम इसको V से दर्शाते हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या है, दूसरा पॉइंट क्या दिमाग में रखेंगे कि विद्युत विभव दिमाग में आया तो फार्मूला आना चाहिए। तो V बराबर क्या हो गया, W/Q। W का मतलब क्या है, कार्य। W का क्या मतलब है, कार्य, और Q का मतलब क्या है, आवेश। Q का मतलब आवेश। तीसरी चीज हम ध्यान क्या देंगे कि अगर हमको फार्मूला मिल गया तो मात्रक क्या होगा। तो एक तो फार्मूले से ही हम मात्रक बना सकते हैं। जैसे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यानी कि हम जूल लिख लेंगे, जूल को J से डिनोट करते हैं, और आवेश को किससे डिनोट करते हैं, कूलाम से। तो C, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, कूलाम को C से डिनोट करते हैं। तो कैसे दर्शाते हैं, क्या फार्मूला है, मात्रक क्या है, ये पता चल गया। अभी जो हम मात्रक लिखे हैं ये कैसा मात्रक है, फार्मूले के थ्रू निकाला हुआ मात्रक है।
लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि एसआई मात्रक क्या है, तब थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी। तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका वोल्ट हो जाएगा। एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। तो इतनी चार चीजें तो इसके बारे में दिमाग में रखकर चलेंगे। डिफिनीशन नहीं भी याद है तो काम चल जाएगा, लेकिन फार्मूला तो याद होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो यहां से भी आप बना सकते हो। अब देखिए, हम लोग इस फार्मूले से फिर डिफिनीशन इसका बनाना स्टार्ट करेंगे, कुछ चीजों को दिमाग में रखेंगे। अब जैसे हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, चलो भैया इसको हम मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं क्या, ये इनफाइनाइट है। ये कैसा प्लेस है, कौन सा प्लेस है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। तो इनफाइनाइट पे कोई एक चार्ज है, क्यू चार्ज है कोई इनफाइनाइट पे। दूसरी चीज ध्यान ये रखिएगा कि जब भी हम किसी टेस्टिंग के लिए लेते हैं, प्रशिक्षण करने के लिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल करते टाइम जो चार्ज हम लोग पिक करते हैं, लेते हैं, वो प्राय पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज लेने की वजह से इसको कहीं कहीं बुक में जो है क्यू नॉट ऐसे लिखा होता है, तो हम इसको ना लिख करके केवल क्यू ही लिखते हैं। दिमाग में रखे रहिएगा कि प्रशिक्षण अगर चार्ज आप लिखेंगे तो ये दिमाग में रखकर लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक अनंत स्थान है। एक और बक्सा हम लोग बना लेते हैं, ये देखो बक्सा बन गया। इस बक्से का नाम हम लोग रखेंगे परिपथ। इसका नाम क्या रखेंगे, परिपथ। परिपथ में कोई पॉइंट जो है ए है, परिपथ में कोई बिंदु क्या है, ए है। तो अब हम लोग यहां पे ध्यान ये देंगे कि हम अब इस फार्मूले से इसका हम यहां पे डिफिनीशन बता रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। यहां दिया है कि Q एक आवेश है और यहां कार्य करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनंत पर कोई चार्ज है, अनंत पे कोई क्या है, चार्ज है, इस चार्ज को विद्युत परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर किसी बिंदु तक लेकर आने में, Q चार्ज को विद्युत परिपथ के अंदर किसी बिंदु तक लेकर आने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अनंत से चार्ज आ रहा है, जिस बिंदु पर आ रहा है वह बिंदु परिपथ के विद्युत विभवांतर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके लिए भी सेम फार्मूला, ठीक वैसे ही हम लोग सारी चीजें करेंगे। मतलब ये 4 पॉइंट जो है इसके लिए भी सेम है, लेकिन जब इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे तो कुछ चीजें बदल जाएंगी। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक परिपथ लेंगे और परिपथ में 2 पॉइंट नोट करेंगे, ए और बी। जब 2 पॉइंट नोट किए तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में किसी एक बिंदु से, जैसे क्यू चार्ज है, किसी एक बिंदु से एक चार्ज को दूसरे बिंदु तक लाने में, यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या लिखते हैं इसको, विद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे वी ए बी, ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस पी ए, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई सी। अगर आपसे कहीं किसी भी क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत धारा, चार्ज यानी आवेश और विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव का मात्रक क्या है, तो हमेशा एसआई मात्रक को ही बताया जाएगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में एसआई मात्रक वोल्ट ना लिख करके या किसी का एसआई मात्रक ना लिख करके ये मात्रक लिखा है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे विद्युत विभवांतर क्या है, इसका डिफिनेशन क्लियर हुआ। जैसे विद्युत धारा को नापने के लिए एक मशीन और एक यंत्र बना हुआ था, वैसे ही विद्युत विभवांतर को भी नापने के लिए एक मशीन बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, वोल्टामीटर। उसका नाम क्या है, वोल्टामीटर। यानी वोल्टामीटर के थ्रू जो है हम चीजों को मेजर करते हैं। वोल्टामीटर कुछ ऐसे दिखेगा, V, ये वोल्टामीटर है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर, वो अमीटर था, ये वोल्टामीटर है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि वोल्टामीटर जो है किसी भी परिपथ में जोड़ा कैसे जाएगा। हाथ में मशीन है, अब उसको चलाने ही ना, यूज ही ना करना है, कैसे यूज करते हैं, तो इसको यूज करने का तरीका क्या है,
अमीटर का जो था, यानी जिसे विद्युत धारा नाप रहे थे, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे। इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। इसे ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो हम लोग विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर के बारे में क्लियरली जो है चीजें हम लोग समझ गए। ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो आएगा ओम्स लॉ है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग ओम के नियम के बारे में पढ़ते हैं। ओम का नियम क्या है? हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि ओम का नियम यूपी बोर्ड में काफी पूछा है, हर बार पूछ लेता है, बच्चों को पता भी रहता है, सभी लोग कहते हैं ओम का नियम पूछेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको गलत लिख करके, गलत तरीके से प्रेजेंट करके चले आते हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि बोर्ड में जब हम जाएंगे और कापी लिख रहे होंगे उस टाइम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, चीज़ों को लिखेंगे कैसे। तो ओम के नियम में हम लोग कुछ चीज, पहले तो कुछ शर्त होंगे। भाई ओम का नियम हम कहाँ लागू कर सकते हैं? तो इसमें लिखता है कि ओम का नियम तभी हम लागू करेंगे जब भौतिक अवस्था न बदले, भौतिक अवस्था न बदले, पहला कंडीशन। ताप क्या हो? नियत हो। ताप क्या हो? नियत हो। नियत का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। नियत का मतलब हो गया कांस्टेंट। भौतिक अवस्था क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, ये सारी चीजें क्या है? भौतिक अवस्थाएं हैं। और ताप क्या हो गया? कांस्टेंट होना चाहिए। परिपथ कैसा होना चाहिए? परिपथ का मतलब सर्किट। परिपथ का मतलब क्या होता है? सर्किट। ठीक है। परिपथ बंद परिपथ होना चाहिए, क्लोज, बंद परिपथ होना चाहिए। अब इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद ओम ने क्या बताया कि किसी भी बंद परिपथ के अंदर किसी दो बिंदुओं के बीच का, कोई एक बंद परिपथ है, बंद परिपथ के अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का यदि विभव, यानी विद्युत विभव, विभव जो है, विभव का जो परिवर्तन होगा उन दोनों बिंदुओं के बीच में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी परिवर्तन जितना ज्यादा, चेंजेस जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत विभव है वो अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत धारा के, भी अनुक्रमानुपाती आई। हम लोग ये लिखते हैं। भी क्या है? किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभव परिवर्तन है, यानी कि विभवांतर है। तो बिंदु, अब इसको ओम का नियम लिखेंगे कैसे? यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्थाएं न बदले, ताप नियत हो, परिपथ क्या हो? बंद परिपथ, तब उस परिपथ के अंदर दो बिंदुओं के बीच का विभव जो है, विभवांतर जिसे कहते हैं, विभवांतर जो है उन दोनों बिंदुओं के बीच में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी भी अनुक्रमानुपाती आई। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे क्या होगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा? IR। V बराबर क्या होगा? IR हो जाएगा। एक तो ये बन गया। अब यहाँ पे R क्या है? R एक नियतांक है। R क्या है? एक नियतांक है। R जो है नियतांक है। दूसरी चीज क्या है? R एक प्रतिरोध है। R क्या है? एक प्रतिरोध है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। R एक क्या है? प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध क्या होता है? क्वेश्चन ये बनेगा, कहेगा प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध जो होता है रोकने वाला, जो धारा के प्रवाह के रेट को कम कर दे। धारा के किसी भी बंद परिपथ में या किसी परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें प्रतिरोध क्या करेगा? उस धारा के फ्लो के रेट को कम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो कि जैसे हम कहें
कि ये एक परिपथ है, ये क्या है, एक परिपथ है, ठीक है। चलो इसमें हम एक बल्ब जोड़ लेते हैं, ये जल रहा है, यहाँ करंट आई हमने फ्लो कराया। अब हम कहें ये कि यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंस हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, धारा के फ्लो को स्लो कर देगा। धारा के क्या करेगा, धारा बह रही है, हम मान लेते हैं कि 1 सेकंड में धारा यहां से यहां पहुंच गई। धारा कहां से कहां पहुंच गई, यहां से चलना स्टार्ट की और यहां तक आ गई। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है। अब तो 5 एम्पियर की धारा यहां पहुंचेगी, यहां से धारा 5 एम्पियर हम छोड़े हैं, यहां कितने आएगी, यहां पे करंट आई तो यहां भी आई बराबर क्या हो गया, 5 एम्पियर हो गया, यहां भी क्या हो गया, 5 एम्पियर हो गया। अब हम कहें कि प्रतिरोध हमने यूज किया, तो प्रतिरोध क्या करेगा, इसके रेट को कम कर देगा। अब 1 सेकंड में यहां तो नहीं पहुंचेगा, यहां पे क्या करेगा, अब समय ज्यादा लेगी धारा। अब यहां पहुंचने में इसको हो सकता है कि टाइम जो है 2 सेकंड लग जाए। अब इसको क्या करेगा, 2 सेकंड लगा देगा, यानी फ्लो को कम कर देता है। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध जो है एक ऐसा यंत्र है, प्रतिरोध क्या है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी परिपथ में धारा के प्रवाह को कम कर देता है, रेट को कम कर देता है, धारा के प्रवाह की रेट को कम करेगा, उसे हम प्रतिरोध कहेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पे एक आप लोग का ग्राफ भी आता है। ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे ग्राफ ऐसे ही बनता है कि एक्स एक्सिस पे v दिखा दें, इस पे i डिनोट कर दें, ठीक है। फिर एक ऐसे लाइन मिल जाएगा, या फिर ग्राफ कुछ ऐसे भी होता है, यहाँ v हो जाए, यहाँ i हो जाए, तब भी एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ये ग्राफ बना देंगे ओम का नियम में। तो यदि आपसे ओम का नियम पूछ लेता है कि ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम हम लोग ऐसे कुछ चीजें हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलनी चाहिए, ताप नियत हो, परिपथ बंद हो, कुछ ऐसा हो, प्रतिरोध क्या है उसके बारे में लिख देंगे। अब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा, प्रतिरोध किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। भाई किसी भी सर्किट का हमको परिपथ बढ़ाना है, तो परिपथ बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या चेंज कर देंगे तो प्रतिरोध की वैल्यू में भी चेंजेस आ जाएंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब उनके बारे में हम लोग विधिवत पूरी पढ़ेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध को तो आर से हम डिनोट कर रहे हैं। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। अब हर जगह ओम ना लिख करके इसके लिए एक सिंबल ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग ओम के नियम में अगर आ जाता है क्वेश्चन में बोर्ड में, तो इतनी चीजें मेंशन हम लोग करेंगे। ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद इसे आप नोट कर लीजिए।